नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑल इन वन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत के इस इतिहास का पार्ट 2। आज है मौर्य काल। मौर्य काल का ईस्वी है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदसी है? पियदसी भी था। वह मौर्य सम्राट अशोक। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदसी थे? वह है मौर्य सम्राट। ध्यान दीजिएगा। कौटिल्य चाणक्य किसकी प्रधानमंत्री थी? कौटिल्य चाणक्य किसकी प्रधानमंत्री थी? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य चाणक्य किसकी प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ये था बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यह है अशोक महान। ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ये था चाणक्य ने। चाणक्य ने, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? ये था चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला के निरूपण करता था? सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता था? ये था बौद्ध कला का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो है कारुबाकी। कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया था? ये तो मागधी। मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये था आपका तक्षशिला। तक्षशिला में भेजा था अशोक को। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? ये था 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां पर डाला गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप निर्माण अशोक ने कराया। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ध्यान दीजिएगा। बराबर गया जिला में गुफाओं को उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? यह है आजीविकों ने। बराबर गया जिला के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? यह आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? रुद्रमय का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रमय का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र के लेखक
समकालीन थे चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन थे चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? यह है मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिया। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाक्त। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? यह विशाक्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन के वर्णन उपलब्ध है इंडिया। ध्यान दीजिएगा। अशोक का शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक का शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल में स्थित है? पाटलिपुत्र के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो यह अशोक ने राजधर्म की स्थापना की थी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म का अवस्था नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। प्रथम अशोक का शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उदाचर किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह है भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ब्रह्मदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट था ब्रहदर्थ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची के स्तूप किसने बनाया था? यह अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जौन धर्म अपनाया था यह था चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने का कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने का कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। ध्यान दीजिएगा।
मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? यह है गुड पुरुष। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। अशोक के समकालीन तुरमा कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा, मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ये अर्थशास्त्र के लिए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये 15 अधिकरणों में। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक की जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते उसमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा के प्रयोग किया गया था? यह खरोष्टी भाषा का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ये अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने किया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य को अशोक दोनों का उल्लेख किया गया था? यह है महाश्रप्तरुद्रमन और जूनागढ़ अभिलेख। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मौर्योत्तर काल के बारे में अब देख रहे हैं। तो मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व के बीच का काल है। ध्यान दीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया था? यह पुष्यमित्र शुंग ने। कान्व वंश की संस्थापक कौन था? वासुदेव। कान्व वंश की संस्थापक कौन था? वासुदेव। आंध्र सातवाहन वंश की संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? यह था शक राजा रुद्रमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे? यह कडफिसस ने स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? यह था शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यह है वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? यह ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। यह था बैक्ट्रियाई। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों को व्यापार आरंभ हुआ था? यह है तमिलों और चोरों का। ध्यान दीजिएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। यह है मौर्य के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? यह था भारत ग्रीक यूनानी का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? यह कुषाण की। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? यह कुषाण। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? सातवाहन।
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? यह कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? यह है कन्नव वंश। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कन्नव वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? यह है पेन चाओ ने। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। यह कुषाणों ने जारी किया गया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजधानी राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गंधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर। पुरुषपुर किसके दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क का। चरक किसका राज चिकित्सक था? कनिष्क था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों की संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने का प्रथा आरंभ किया था? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच ने यवनिका पर्दा शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों को महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। प्राचीन काल में कलिंग के महान सम्राट शासक कौन था? खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक कौन थे? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? यह है कनिष्क के सिक्कों पर। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ये कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख का तिथि क्या थी? 81 ईस्वी सन में। अश्वघोष किसके समकालीन थे? ये कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ था कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति की सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गंधार शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। विधि के क्षेत्र में। अब हम शुरू करने वाले संगम काल। संगम काल को देख लीजिए। संगम युग में यूरेयूर किस लिए विख्यात थे? कपास के व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? यह आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृति। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? यह स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे?
ये चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी में विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। महान फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फाहियान कहाँ के निवासी थे? चीन के निवासी थे। सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन किस वंश के शासक थे? यह वाकाटक वंश के शासक थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? यह समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपण कहा गया था? यह कहम स्तंभ लेख में। फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा है? यह चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के क्रम से। धनवंती थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी राजतंत्रात्मक प्रणाली। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन था? देवगढ़ एवं दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो ये था 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। गुप्त वंश 1319 से 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यह गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? यह चंद्रगुप्त की स्मृति। कालिदास द्वारा रचित मालविघ्निमित्र नाटक के नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों के वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? यह प्रयाग में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यह गुप्त काल में। स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवदत्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशासित किससे सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों को पराजित किया था स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है?
चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? यह है गुप्त वंश। अजंता गुफा की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागधार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार स्तंभ ग्रंथ। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुर्नों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य के पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? यह ताम्र लिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। पुंडरवर्धन युक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन थे जिसने गणित के एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। कालिदास की किस कृति को गिनती विश्व की भी प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में जाना जाता है? यह अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग का है? गुप्त युग का है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णुदेव। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। कुमार स्तंभ महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त युग है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त काल के बारे में देख लेते। गुप्त काल पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन के सबसे प्राचीन राजा कौन था? हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश के सबसे प्राचीन राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। वानभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे वानभट्ट। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल तक रहा। कुंभ मेला का प्रारंभ किसके श्रेय दिया जाता है? यह है हर्षवर्धन का। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? यह पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन के परास्त किया था? यह था नर्मदा नदी। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कन्नौज। उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक कन्नौज था। हर्ष का आत्मकथा किसने लिखी थी? वानभट्ट ने।
हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? यह प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा का समय। सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि वाण्यभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नंगानंद की रचनाकार कौन था? नंगानंद के रचनाकार हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, यह कन्नौज एवं प्रयाग में। नंगानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सियूकी की रचना। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा जाता है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के हर्ष के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक हर्ष के समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत के महान विद्वान एवं लेखक था? यह हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? वानभट्ट ने। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत के वर्ष 556 दिया गया है, यह तुल्य है वर्ष 634। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कलहन की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, यह प्रयाग। नर्मदा नदी का सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था, यह पुलकेशिन द्वितीय ने। कैसे शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए? चीनी लेखक भारत की उल्लेख किस नाम से करते थे? यह युन्तु के नाम से करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगेरी में। अब देख लेते हैं प्राचीन भारत के कुछ विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए गए थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? यह पंचतंत्र। ध्यान दीजिएगा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यह सिक्कों व धातु का अध्ययन। हितोपदेश का लेखक है भरत मुनि हितोप का लेखक है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की लेखक किसने की थी? भरत मुनि ने। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हीरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित हुए? सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित हुए।
वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह चार्ल्स विलियम्स ने पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन था शिकार। किसके चाल को लिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। स्वप्नवासवाद्यता का लेखक है भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पानो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूची किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुए? अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के अभिलेख में। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इथियस सी लाल सागर का भ्रमण अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है? अरिकमेंडू। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं एवं शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश। आबू के जैन मंदिर किसने बनवाया था? संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों का उपयोग के लिए किया गया था? एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों का उपयोग कराया गया था? यह शैव धर्म। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव वर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास का भाग 2 समाप्त हुआ।